देश के दिग्गज कारोबारी रतन टाटा ने 86 साल की उम्र में शरीर छोड़ दिया। भले ही आज वो दुनिया में ना हो, लेकिन लोगों के दिलों में हमेशा रहेंगे। उन्होंने टाटा ग्रुप को उस मुकाम तक पहुंचाया जो किसी भी कंपनी का सपना होता है। कहते हैं कि रतन टाटा ने अपने ग्रुप की जिस भी कंपनी पर हाथ रखा वो सोना बन गई। टाटा की गिनती आज देश ही नहीं बल्कि दुनिया की दिग्गज कंपनियों में होती है। इसका साम्राज्य अरब, इजराइल, ईरान, ब्रिटेन, यूरोप से लेकर अमेरिका तक में फैला हुआ है। रतन टाटा की लीडरशिप में टाटा ग्रुप ने नमक से लेकर जहाज बनाने तक के बिजनेस किए। देश में शायद ही ऐसा कोई घर हो जिसमें टाटा का कोई ना कोई प्रोडक्ट इस्तेमाल न किया जाता हो। विदेशों की बात करें तो टाटा का साम्राज्य 100 से ज्यादा देशों में फैला हुआ है। इजराइल में टाटा की मौजूदगी टेक सेक्टर में है, जहां टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी TCS कई अहम प्रोजेक्ट्स में शामिल है। करीब 3 साल पहले इजराइल के पहले डिजिटल बैंक ने बैंकिंग सर्विस ब्यूरो के लिए अपने पहले क्लाइंट के रूप में TCS के साथ साझेदारी की थी। इसके अलावा यहां ज्वेलरी सेक्टर में भी टाटा का बिजनेस फैला हुआ है। TCS कंपनी के मुताबिक इजराइल की टेक्नोलॉजी और स्टार्टअप में उसकी गहरी दिलचस्पी है। वो इजरायली कंपनियों और सरकार के साथ साझेदारी में कई काम करती है। इजराइल में TCS की मौजूदगी 2005 से है। यहाँ TCS के लगभग 1100 कर्मचारी काम करते हैं। वहीं ईरान की बात करें तो यहाँ टाटा ग्रुप की कंपनी टाटा स्टील का बड़ा कारोबार है। साउथ कोरिया में टाटा ट्रकों का बिजनेस करती है, तो वहीं ब्रिटेन में टाटा कार बनाती है। इसके अलावा साउथ वेल्स के पोर्ट टैलबोट में भी काम करती है। साल 2000 में टाटा ने लंदन में टेटली टी का अधिग्रहण किया था। अमेरिका में भी टाटा टेक्नोलॉजी सेक्टर में है। कई कर्मचारी उसके यहाँ काम करते हैं। अरब मुल्कों में टाटा का मुख्य काम डिफेंस और माइनिंग सेक्टर में है। रतन टाटा दुनिया के सबसे प्रभावशाली उद्योगपतियों में से एक थे, फिर भी वो कभी अरबपतियों की किसी लिस्ट में नजर नहीं आए। उनके पास 30 से ज्यादा कंपनियां थीं जो दुनिया के 6 महाद्वीपों के 100 से ज्यादा देशों में फैली हुई हैं। इसके बावजूद वो एक सादगी भरा जीवन जीते थे। टाटा ग्रुप की शुरुआत साल 1868 में एक ट्रेडिंग फर्म से हुई थी। 160 साल बाद 2024 में टाटा ग्रुप में करीब 100 से ज़्यादा कंपनियां हैं, जिनमें से 29 कंपनियां शेयर बाजार में लिस्टेड हैं। इन कंपनियों की मार्केट वैल्यू तकरीबन 33 लाख करोड़ रुपए के करीब है। वहीं टाटा की वेबसाइट के मुताबिक टाटा ग्रुप ने देश को पहली बड़ी स्टील कंपनी, पहला लग्जरी होटल और पहली देसी कंज्यूमर गुड्स कंपनी भी दी थी। टाटा ग्रुप ने ही देश की पहली एयरलाइन कंपनी टाटा एयरलाइंस भी दी है, जो बाद में बदलकर एयर इंडिया हो गई। यही नहीं, देश की आज़ादी से पहले ही देश को टाटा मोटर्स के बनाए ट्रक मिलने लगे थे। रतन टाटा 2 दशक से ज्यादा समय तक टाटा ग्रुप की मेन होल्डिंग कंपनी टाटा सन्स के चेयरमैन रहे और इस दौरान समूह का तेजी से विस्तार हुआ। 1991 में चेयरमैन बनने के बाद उन्होंने दुनिया भर में पांव पसारने शुरू कर दिए। कई विदेशी कंपनियां भारत आईं और टाटा ग्रुप को भी विदेशों में पहचान मिली। साल 2008 में टाटा मोटर्स ने ब्रिटेन की विश्व स्तरीय कार कंपनी फोर्ड के लग्जरी कार ब्रांड जगुआर और लैंड रोवर को लगभग 2.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर में खरीदा। इस अधिग्रहण से टाटा मोटर्स को एडवांस तकनीकी क्षमता, प्रीमियम सेगमेंट में वैश्विक ब्रांड और विकसित देशों में एक दमदार मौजूदगी मिली। रतन टाटा ने जगुआर और लैंड रोवर का अधिग्रहण भारत की विश्व में एक मजबूत उपस्थिति दर्ज कराने के साथ ही अपने एक अपमान का बदला लेने के लिए किया था। दरअसल टाटा कंपनी ने 90 के दशक में ट्रक से हटकर भारत की पहली स्वदेशी कार टाटा इंडिका बनाई थी। इसके साथ ही टाटा ने एक ट्रक निर्माण कंपनी से ऊपर उठकर कार निर्माता बाजार में कदम रखा था। लेकिन इस कार के नेगेटिव फीडबैक ने रतन टाटा को अंदर से तोड़ दिया था। दिल्ली मुंबई से कई शिकायतें ऐसी आई थीं कि सड़कों पर चलने के लिए टाटा की ये कार सही नहीं थी। उन्हें कार में बहुत नुकसान हुआ, जिसके बाद रतन टाटा ने कार के निर्माण को ही बंद करने का फैसला कर लिया। वो टाटा इंडिका ब्रांड को बेचने के इरादे से ब्रिटेन गए। रतन टाटा के साथ उनकी पूरी टीम कार कंपनी फोर्ड के हेड ऑफिस पहुंची और फोर्ड के चेयरमैन बिल फोर्ड से कार कंपनी के बारे में बात की। लेकिन बिल फोर्ड ने रतन टाटा को बेइज्जत किया।
बिल फोर्ड ने रतन टाटा से कहा कि आपको जब कार बनाने का तजुर्बा नहीं था तो फिर बनाई क्यों? आपने ये कदम उठाया ही क्यों? फिर भी हम आप पर एहसान कर रहे हैं कि आपकी इस कार कंपनी को खरीद रहे हैं। बिल फोर्ड के ताने सुनने के बाद रतन टाटा ने मीटिंग खत्म की और अगले दिन अपनी टीम के साथ वापस भारत लौट आए। एक इंटरव्यू में खुद रतन टाटा ने ये बात कही थी कि उस रात वो सो नहीं पाए थे। बिल फोर्ड के वो अल्फाज उनके कानों में कांटों की तरह चुभ रहे थे। फिर उसी दिन उन्होंने अपनी कार कंपनी को बेचने का फैसला रद्द कर दिया और अपनी उसी कार कंपनी को और बेहतर बनाने का संकल्प लिया। वहीं टाटा स्टील को वैश्विक स्तर पर स्थापित करने के लिए रतन टाटा ने ब्रिटेन की एक और स्टील कंपनी कोरस का अधिग्रहण किया। साल 2007 में टाटा ने लगभग 13.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर में इसे खरीदा था। कोरस उस समय यूरोप की दूसरी सबसे बड़ी इस्पात कंपनी थी। इससे टाटा स्टील को सिर्फ यूरोपीय बाजारों में एंट्री ही नहीं मिली बल्कि हाई क्वालिटी वाले इस्पात उत्पादन की तकनीक और बड़ी उत्पादन क्षमता भी मिली। साल 2000 में टाटा ने ब्रिटेन की टेटली टी को 271 मिलियन यूरो में खरीदा था, जो उस समय दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी चाय निर्माता कंपनी थी। टाटा के इस अधिग्रहण से टाटा ग्लोबल बेवरेजेस को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक मजबूत पहचान मिली, जिसे पहले टाटा टी कहा जाता था। साल 2004 में दक्षिण कोरिया की डेवू कमर्शियल व्हीकल्स कंपनी को टाटा ने लगभग 102 मिलियन अमेरिकन डॉलर में खरीदा। कंपनी का यह अधिग्रहण टाटा मोटर्स के लिए एशियाई और वैश्विक कमर्शियल व्हीकल्स मार्केट में विस्तार का एक अहम हिस्सा रहा। इससे टाटा मोटर्स को एशिया के बाजारों में अहम पैठ मिली और साथ ही तकनीकी उत्पादन क्षमताओं तक भी टाटा के हाथ पहुंचे। साल 2006 में टाटा ग्रुप ने इटली की विमानन कंपनी पियाजियो एरो में 14% हिस्सेदारी लेकर अपने एरोस्पेस बिजनेस का वैश्विक स्तर पर विस्तार किया। ये कदम टाटा समूह की उभरते क्षेत्रों में मौजूदगी बढ़ाने की रणनीति का हिस्सा था। टाटा समूह की इंडियन होटल्स कंपनी यानी IHCL ने लग्जरी होटलों के अधिग्रहण से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने होटल मैनेजमेंट बिजनेस को विस्तार दिया। इससे इसके ब्रांड ताज को एक वैश्विक पहचान मिली। टाटा ने 2005 से 2010 के बीच अमेरिका और ब्रिटेन के कई होटल जैसे रिट्ज कार्ल्टन, बोस्टन, कैम्पटन प्लेस, पियरेग होटल और द क्राउन प्लाजा का अधिग्रहण किया।